Good morning. My name is Prakash Yadav. Today I am going to discuss very important topic, light. लाइट होती क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? कंपोनेंट लेके चलते हैं. क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है? ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? कंपोनेंट लेके प्रोपगेट करते हैं. दूसरा पॉइंट क्या हुआ? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. फॉर्म ऑफ एनर्जी. द वर्ड एनर्जी क्या? एनर्जी क्या होती है? हमारे आसपास बहुत से ऐसे एनर्जी होते हैं जिसको हम लोग क्या होते हैं? फैमिलियर होते हैं. जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, और उसमें एक हमारी एनर्जी और ऐड हो गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट एनर्जी. जैसे साउंड एनर्जी हमको क्या होता है? किसी भी साउंड को सुनने के लिए हमको कान की जरूरत होती है. ठीक उसी प्रकार लाइट एनर्जी को देखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें आंखों की जरूरत होगी. या किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किस एनर्जी के हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट एनर्जी बोलते हैं. लाइट एनर्जी इसलिए कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करने के लिए किस एनर्जी की हमें जरूरत होती है? लाइट की. इसीलिए उसको हम एक प्रकार का नाम देते हैं लाइट एनर्जी. It travel in straight line. क्या? It travel in straiट लाइन. जो हमारी एनर्जी लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम. मीडियम से कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं, ये सभी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है. इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं. मीडियम से कहने का मतलब है कि सॉलिड, लिक्विड प्लस गैस, किसी भी मीडियम में हमारी लाइट ट्रेवल कर सकती है. एक स्पेस और आता है, उसको बोलते हैं वैक्यूम. वैक्यूम में भी हमारी लाइट ट्रेवल कर सकती है जिसकी एक कांस्टेंट स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इसके बाद क्या होता है? लाइट इंश्योर करती है कि हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे, या लाइट क्या करती है? एक इंश्योर हमको करती है कि ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे. अगर किसी पोजीशन पे किसी जगह लाइट ना हो तो उस जगह हमें ऑब्जेक्ट का दिखाई देना बंद कर देता है. जैसे हम किसी भी अपने रूम में अगर जाते हैं तो हमारे रूम में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, जैसे फैन हुआ, किसी टेबल पे बुक्स हुई, तो सब हमको दिखाई पड़ रहे हैं. और जैसे हम लाइट को ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट दिखाई देना बंद कर देता है. तो क्वेश्चन उठता है, इसका कारण क्या है? ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसका मेन कारण क्या है? तो सीधा सीधा हमारा आंसर होता है लाइट. क्या होता है? लाइट हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इंश्योर करती है कि हाँ, अगर उस रूम में या उस स्पेस में लाइट है तो ऑब्जेक्ट हमें आसानी से हम देख सकते हैं. ठीक. इसीलिए क्या करते हैं? हमेशा कहीं भी कोई भी चीज को देखने के लिए हमेशा हमें एक एनर्जी, एक सोर्स की जरूरत होती है. उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? लाइट एनर्जी देते हैं. लाइट एनर्जी का नाम देते हैं. फिर आगे एक टॉपिक आता है नेचर ऑफ लाइट. नेचर ऑफ लाइट का मतलब होता है क्या लाइट के अलग अलग नेचर भी हो सकते हैं क्या? जी हाँ. लाइट क्या होता है? डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट बिहेवियर शो करता है. तो बहुत साइंटिस्टों ने देखा अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कि हाँ, यहाँ पे लाइट कुछ अलग सा बिहेवियर शो कर रहा है. उन बिहेवियर में से जो क्या होते हैं, कुछ बिहेवियर सामने आए साइंटिस्टों के द्वारा. पहले जो साइंटिस्ट हुए हमारे न्यूटन सर, उन्होंने बताया कि पार्टिकल नेचर, जो हमारी लाइट होती है वो क्या कौन सा बिहेवियर शो करता है? पार्टिकल नेचर. और पार्टिकल नेचर के बताने वाले जो साइंटिस्ट हुए उनका नाम हमने क्या बताया? न्यूटन. इन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, या हाई स्पीड पार्टिकल होते हैं, या हाई स्पीड स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल होते हैं. जो क्या होता है? बहुत स्पीड में चलने वाले क्या होते हैं? लाइट जो होती है बहुत स्पीड से चलने वाले पार्टिकल ही होते हैं. उनको कौन सा क्या बोले? लाइट को बोले पार्टिकल नेचर. हमारे जो साइंटिस्ट न्यूटन, उन्होंने बताया लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है. इस पार्टिकल नेचर के बिहाफ पे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट को बताया कि हाँ, पार्टिकल नेचर से इस थियरी को हम प्रूव कर सकते हैं. उन थियरी में अपना क्या आता है? रिफ्लेक्शन आता है, और
रिफ्लेक्शन भी आता है और क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या पार्टिकल नेचर के हेल्प से हम इमेज जो होता है बनते हैं, उन इमेज को किसके हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर पे। मगर दूसरा पॉइंट आता है, एक साइंटिस्ट हुए हाइगन, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे थियरीज हुए, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो पार्टिकल नेचर अपना क्या करते हैं, प्रूव नहीं करते या डिफाइन नहीं कर पाते। उन्होंने तब उसके जवाब में, उसके बिहाफ में बोला जो हमारी लाइट होती है वो क्या होती है, वेव नेचर शो करती है। क्या शो करती है, वेव नेचर। कौन थे वो साइंटिस्ट, उनका नाम है हाइगन, सर हाइगन। उन्होंने बताया कि जो हमारा लाइट होता है वो वेव नेचर शो करता है, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट का उन्होंने नाम बताया जो पार्टिकल नेचर उसको शो नहीं कर रहा है, इसीलिए उन्होंने बताया वेव नेचर। वेव नेचर शो करने के पीछे इन्होंने एक तर्क दिया कि हमारा जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, एक वेव ही है और उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसीलिए हाइगन सर ने बोला जो हमारी लाइट होती है वो वेव नेचर शो करती है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ थियरी क्या हुआ, प्रूव करके बताया है। उस नेचर के थ्रू जो थियरी प्रूव हुई, या वेव नेचर के थ्रू जो थियरी प्रूव हुई, उस थियरी का नाम उन्होंने बताया क्या, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऐसी थियरी है जो वेव नेचर से ही हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरा हुआ डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से प्रूव न होकर वेव नेचर लाइट से क्या हुआ, प्रूव हुआ। तो पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे वे जो लाइट का नेचर बताया लाइट पार्टिकल नेचर होता है, न्यूटन सर ने। दूसरे एक साइंटिस्ट हुए हाइगन सर, उन्होंने बताया जो हमारी लाइट क्या होती है, पार्टिकल नेचर नहीं वेव नेचर होती है। किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे उन्होंने बताया हमारी लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसको प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो सभी मीडियम में प्रोपगेट कर सकता है। फिर इन सब के आगे एक हमारे साइंटिस्ट हुए डी ब्रोगली सर। डी ब्रोगली आए, उन्होंने बताया कि जो हमारी लाइट होती है वो बोथ नेचर शो करती है। क्या बताया उन्होंने, लाइट बिहेव एज बोथ नेचर। बोथ नेचर का मतलब क्या है, दोनों, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। क्या, वेव नेचर। उन्होंने जो हमारे न्यूटन सर और हाइगन सर थे उनको दरकिनार करके, साइड करके बताया कि जो हमारी लाइट होती है वो बोथ नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा, आगे जैसे प्रोसीड करेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी, किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हमें जानना है तो अगर उसकी प्रॉपर्टी को हम जान लेंगे तो उसको आसानी से स्पेसिफाई कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो लाइट के कुछ प्रॉपर्टी हैं, अगर उसको जान ले तो हम अच्छे से बता सकते हैं कि लाइट में ये प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी हमने इनिशियली बताई थी कि लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कहने का मतलब कि इस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, और हमारी जो लाइट एनर्जी होती है वो क्या करती है, एक डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है। दूसरा पॉइंट क्या है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या, स्ट्रेट लाइन में। इन लाइट की जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि लाइट हमारी जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट तीसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, लाइट बिहेव एज डबल नेचर। डबल नेचर जैसे हमने पढ़ा कि कौन सी थियरी पढ़ी, वो क्या कहते हैं, डी ब्रोगली सर ने बताया जो हमारी लाइट होती है वो दोनों नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तीसरा पॉइंट क्या, चौथी पॉइंट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकेंड में हमारी जो लाइट की स्पीड है या कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर। एक सेकेंड में हमारी लाइट की डिस्टेंस ट्रेवलिंग कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पांचवा पॉइंट क्या है, व्हाइट लाइट कंटेन्स
सेवन कलर। सेवन कलर, सेवन कलर का मतलब जब व्हाइट लाइट को किसी भी प्रिज्म से हम पास कराते हैं तो हमारी व्हाइट लाइट क्या होती है, सेवन कलर में स्प्लिट हो जाती है। उसको एक और नाम दे देते हैं हम, विबग्योर। कौन सा? विबग्योर। क्या होती है, जब प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं वो सेवन कलर में स्प्लिट हो जाती है। सेवन कलर में स्प्लिट होने पे वो जो उसके नेचर है, सेवन कलर का कॉम्बिनेशन है, वो एक अलग अलग सेपरेट में दिखाई देने लगते हैं। तो उसको एक नेम देते हैं, उसको बोलते हैं विबग्योर। पहला जो हमारा क्या होता है, कलर होता है, उसको वायलेट का नाम देते हैं, दूसरा इंडिगो को, तीसरा ब्लू को, चौथा ग्रीन को, पांचवा येलो को, छठा ऑरेंज को, सातवां रेड को। ये वही प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इन प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं, अगर इतनी प्रॉपर्टी किसी ऐसी चीज में मिल रही है तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ये लाइट ही होगी, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और लाइट बिहेव एज ए डबल नेचर, दोनों नेचर शो कर रही है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वो 7 कलर को कंटेन करती है। जब वो व्हाइट लाइट 7 कलर को कंटेन करती है, जब किसी प्रिज्म से पास होती है तो अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। उसको एक और नाम देते हैं विबग्योर। फिर अगला पॉइंट क्या है हमारा, कुछ टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम टर्म्स जो आगे चल के यूज हो रहे हैं या यूज होंगे हमारे चैप्टर में। पहला क्या होता है, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होती है, पाथ along which light energy travel to the given direction। मतलब ऐसी पाथ, जिस पाथ पे हमारी लाइट ट्रेवल करती है या हम उसको ट्रेवल करने के लिए एक डायरेक्शन देते हैं, तो उसको एक नाम देते हैं रे ऑफ लाइट। जैसे हमारी कोई लाइट है, हमने बताया, या इसको इस डायरेक्शन में हम जाने के लिए क्या करते हैं, या अपने किसी भी सोर्स को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, या उस सोर्स की डायरेक्शन बता देते हैं, लाइट इधर जा रही है, इधर जाने में हम क्या करते हैं, उसको भेजते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमारी रे जा रही है, उसको नाम देते हैं रे ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट क्या है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, इसका बस बेसिक डिफिनीशन क्या है कि कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। क्या, कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, मतलब जो रे ऑफ लाइट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही हैं, उन सभी रे ऑफ लाइट का कलेक्शन। मतलब जैसे हमारा रे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इधर जा रहा है, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक, रे ऑफ लाइट समझ में आ गया। किसी भी पाथ के अलावा हमारी जो लाइट एनर्जी ट्रेवल कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। अब उन सभी बहुत से सारे रे ऑफ लाइट को हम कलेक्ट करते हैं, या कलेक्शन उनको हम क्या बोल देते हैं, बीम ऑफ लाइट। अगली क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसकी बेसिक डिफिनीशन क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। मतलब कोई भी सरफेस ले लें, अगर कोई भी हम प्लेन सरफेस लेते हैं, वन साइड को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अगर उस सरफेस पे एक रेज फॉल कराते हैं, एक रे को फॉल कराते हैं, अगर वो रे सेम मीडियम में बाउंस बैक या सेम मीडियम में रिटर्न हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम एक इसकी डिफिनीशन के तौर पर लिख सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। सेम मीडियम, आपको बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जो डिफिनीशन बताते वक्त हमें ये ध्यान देना है, जो हमारी लाइट फॉल हो रही है उसी मीडियम में बैक होना चाहिए। क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, उसी मीडियम में क्या होना चाहिए, रिटर्न हो जाना चाहिए। तब हम उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आधा ही थोड़ा पार्ट इसका, एक थोड़ा सा पार्ट को ये नहीं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ये कोई स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं हुआ, जब तक उसमें हम ऐड ना कर दे इन सेम मीडियम, उसी डायरेक्शन में अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो हम उसको क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, 2 लॉ के कारण गवर्न होता है, या 2 लॉ के बेसिस पे आगे प्रोसीड होता है। वो आगे हम बता रहे हैं कौन कौन से लॉ होते हैं।
ठीक, जब कोई सरफेस लेते हैं प्लेन सरफेस तो उसके निचले सतह को हम पॉलिश कर देते हैं, तो इंसिडेंट रे जब फॉल कराते हैं, जो रे फॉल करा रहा है सरफेस पे उसको हम लोग नाम देते हैं इंसिडेंट रे। क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे, या इसे बोलो इनकमिंग रेज, आने वाली रेज को हम कौन सा नाम देंगे? इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है हमारी रे, उस पॉइंट से या उस सरफेस पे, जिस सरफेस पे फॉल हो रही है उस पॉइंट से एक नॉर्मल इमेजिनरी लाइन ड्रा कर देते हैं, उसको हम नाम देते हैं नॉर्मल। ये कोई रेज नहीं है, एक केवल इमेजिनरी लाइन है जिसको हम नॉर्मल दे दे रहे हैं। फिर उस पॉइंट से अगर जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, पॉइंट पे फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया? आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड होने वाले रे को रिफ्लेक्टेड रे, और इस लाइन इमेजिनरी लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, और इस वो पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब सुनिए, जो एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, उसको बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा पॉइंट, जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेंगे उसको डिनोट करोगे आर से, उसको बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलोगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डिनोट किससे करोगे? पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है उसको आई से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा तो इसको आर से। ठीक है, पहले फिर एक बार कोई सरफेस लेते हैं, उसको एक साइड को पॉलिश करते हैं, शाइनी सरफेस पे हम लाइट इंसिडेंट रे को फॉल कराते हैं, फॉल करने वाले रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट करने वाले रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस। कहां से? पॉइंट ओ से। द एंगल मेड फ्रॉम इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल called as angle of incident and denoted by I. The angle made from normal to reflected ray called reflected angle और denoted by R. ठीक, किस प्रकार से हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन गवर्न करती है, किसके बेसिस पे वर्क करती है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, किस लॉ के बेसिस पे हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्शन वर्क करता है। तो रिफ्लेक्शन बोलता है कि एक नॉर्मल हमने ड्रा कर दिया और इंसिडेंट हो गए, और इंसिडेंट होगा, इसको शॉर्टली आई आर लिख सकते हैं, इसको आर आर, इसको नॉर्मल से, इसको ओ से। ठीक है, इसको एंगल आई, इसको एंगल आर। फिर जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलता है पहला लॉ? एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितना एंगल इंसिडेंस का होगा उतना एंगल रिफ्लेक्शन का होगा। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं? आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या होता है? ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे और हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होगा? किसी पॉइंट पे किसी एक सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट सेम प्लेन। क्या? फिर से एक बार देख ले रहे हैं। दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और हमारा जो नॉर्मल है किसी एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक, फिर से एक बार, जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होता है, दो लॉ के बेसिस पे वर्क करता है। पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से हमारी लाइट आएगी, किससे, किसके रिस्पेक्ट में? नॉर्मल से, उसी एंगल में हमारी रिफ्लेक्टेड रे जाएगी भी किसके रिस्पेक्ट में? नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। फिर दूसरा हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट द सेम प्लेन। ठीक है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम आगे। पहला क्या हुआ कि कोई सरफेस ले लिए, पॉलिश सरफेस, और एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दिए जिसको हम कौन सा नाम से देंगे? क्या नाम देंगे? नॉर्मल। फिर इंसिडेंट रे,
आई, दूसरा क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे, आई आर और आर आर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को वो। अगर हमने बताया इंसिडेंट एंगल की वैल्यू 35 डिग्री है, कितनी है 35 डिग्री, जो इस एंगल, जो रिफ्लेक्टेड एंगल और इस सरफेस के बीच का, जो रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस बीच का एंगल है, हम उसको बीटा का नाम देते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या नाम जाना जाता है ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बीटा को हम एक नाम देते हैं और उसको उस नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कितने का आर, एंगल आर निकालना है पहला, दूसरा क्या निकालना है एंगल बीटा निकालना है, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है एंगल आर प्लस बीटा निकालना है। ठीक, तो हम पीछे आर कैसे निकलेगा, हमारे पास एक लॉ है, हमारे पास कौन सी लॉ है, पहली लॉ क्या होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो हमारा एंगल क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है एंगल 35 डिग्री इक्वल टू एंगल आर, क्या हो गया एंगल आर, एंगल आर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 35 डिग्री। कहां से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, कहां से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, बीटा निकालना है। तो जियोमेट्री में हम देखते हैं कि यहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो बीटा कैसे निकलेगा, बीटा क्या होगा, हमें आई आर की वैल्यू पता है, एंगल आर की वैल्यू पता है, तो बीटा हम निकाल सकते हैं 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। कितना आया हमारा 5, 8 में से 3 गए 5, कितनी डिग्री आ गई बीटा की वैल्यू 55 डिग्री। कैसे, इसको ग्लांसिंग एंगल कितना आ गया 55 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल और बीटा का सम पूछा है। तो तीसरी पॉइंट हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड कितनी वैल्यू आई एंगल रिफ्लेक्शन का 35 और क्या हो गया ग्लांसिंग एंगल का कितना आया 55। तो दोनों का सम करेंगे कितना आ गया 35 और 55, वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। हम जियोमेट्री से भी देख सकते हैं वेक्टर आर की वैल्यू, एंगल आर की वैल्यू और बीटा की वैल्यू क्या हो रही है 90 डिग्री हो रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बेसिस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। सरफेस लेते हैं, प्लेन पॉलिश सरफेस। प्लेन सरफेस में लाइट को क्या करते हैं इंसिडेंट कराते हैं और रिफ्लेक्ट भी लाइट होती है, और हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, इंसिडेंट रे ए हो गया और रिफ्लेक्टेड रे ए हो गया। ठीक, तो हमें आर की वैल्यू दी गई है 37 डिग्री और बीटा की वैल्यू पूछी है और आई की वैल्यू पूछी है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला क्या है एंगल आई की वैल्यू, दूसरा क्या है बीटा की वैल्यू, तीसरा पॉइंट क्या है आई प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक, तो हमने पहले पढ़ा है, हमारा पहला लॉ क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितना है 37 डिग्री। तो पहला जो लॉ हमारा था आई इक्वल टू आर, आर की वैल्यू 37 है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 37, आर की वैल्यू कितनी हो गई आई की वैल्यू कितनी हो गई 37 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन क्या था बीटा की वैल्यू या ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू क्या थी, जब आर की वैल्यू 37 है, जियोमेट्री से हमें पता है टोटल एंगल कितनी होगी 90 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। ठीक, कितना आएगा 3, फिर 8 में से 3 गए 53 डिग्री। बीटा की वैल्यू हमारी क्या हो गई, ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू क्या हो गई 53 डिग्री हुई। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है आई प्लस बीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्या होगा ग्लांसिंग एंगल का सम पूछा है। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 37 डिग्री, आई की वैल्यू क्या हो गई 37 डिग्री प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 53 डिग्री। तो क्या हो गए दोनों 90 डिग्री हो गए। ठीक, आया आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।